कल जैसे आपको मैं वादा किया था कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप लोग के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ उसका प्रॉपर एनालिसिस। उसके साथ साथ हम लोग उसका रिसेंट जो एनुअल रिपोर्ट है 1920 का, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। कुछ डेटा पॉइंट्स है जो कि आप लोग के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें कौन सा प्राइस रेंज में एंटर करना ज़्यादा सही रहेगा और कौन सा प्राइस रेंज में एग्जिट करना सही रहेगा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं। तो आगे आगे तक वीडियो कंप्लीट पूरा देखिएगा, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका जो एनुअल रिपोर्ट स्टडी किया, तो सबसे एक जो हम लोग का पेज है, 2 नंबर पेज में आप लोग को दिखेगा कि 93% इसका जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, राइट। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका ऑटोमोटिव सेक्टर से ही आता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो 7% का, बाकी जितना 7% का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट के द्वारा ही आता है, मतलब कंपनी के एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी है, जो कि एक अच्छा खासा, जो आप लोग बोल सकते हो कि एक अच्छा खासा सेगमेंट है रेवेन्यू का, अगर कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करता है तो। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास बहुत बड़ा मार्केट है, और उसी मार्केट को अगर वो कैप्चर कर पाता है, सही से कैप्चर कर पाता है, तो अच्छा खासा मुनाफा आगे के लिए टाइम पे भी कमा सकता है। और बिजनेस के हिसाब से बात किया जाए तो इंस्टीट्यूशनल जो सेल्स होता है, जितना कंपनी को सेल्स होता है, दैट इज 30% होता है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो कि इंडिविजुअल टू होता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है, दैट इज 70% है। तो जितना ज़्यादा सबका बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट ज़्यादा रहता है, उसके उतना अच्छा रेवेन्यू मेकिंग ज़्यादा लंबा तक टिकता है, जो कि आप लोग को अच्छे से पता है, करेक्ट। और मैं अगर आगे जाऊँगा तो जैसे कि आप लोग को बताया कि ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद सबमरीन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा फोकस है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर देश अभी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आप लोग का एक्सप्लोरर कर रहा है, एक्सप्लोजर कर रहा है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, हर देश वही चाहता है। तो उसी सेगमेंट में अगर ये बैटरी सप्लाई कर पाता है, देन बहुत अच्छी बात है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा सा आगे जाके कि प्रॉपर जो आप लोग का ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल जो चीज़ है, तो वहाँ से कितना कितना और कितना ज़्यादा आप लोग का एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे आप लोग का जो डाटा सेंटर है, ये वाला जो फ्यूचर के मैं अगर बात करूँ, तो डेटा सेंटर की अगर बात किया जाए, बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर बढ़ने वाला है, क्योंकि आगे के टाइम पे डेटा इज़ द किंग। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जितना हम लोग का इक्विपमेंट चाहिए, उसको रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बैटरी चाहिए, क्योंकि बैटरी में ही बनता है आपका इन्वर्टर, और इन्वर्टर में काम होता है जितना सारा आप लोग का डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर के हिसाब से डेली के डेली बेसिस में डेटा सेंटर ज्वाइन होता रहता है स्टार्टिंग से। आप लोग कहीं से भी कर लो, चाहे वो गूगल कर लो या आप लोग जो देख रहे हो यूट्यूब कर लो, हर जगह में डेटा सेंटर है। और उसी डेटा सेंटर में बैटरी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसको उसको छोड़ के, अगर बड़ा बड़ा सेगमेंट की बात छोड़ के अगर छोटा सेगमेंट में आप लोग देखोगे, तो डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाला है आगे के टाइम पे। तो उसमें बैटरी का यूजेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के भी अच्छा खासा एक पकड़ है, और जिसमें कि वो अच्छा खासा एक रेवेन्यू मेकिंग आप लोग का मशीन बन सकता है फॉर द एक्साइड इंडस्ट्रीज, करेक्ट। उसके बाद मैं आपको लेना चाहूँगा और एक पेज में जिसका नंबर है 16, करेक्ट। और मैं यहाँ पे आपको 16 नंबर का पेज लेके चलता हूँ। उसमें आप लोग को क्या दिखेगा कि इसका जो 4 व्हीलर सेगमेंट है, करेक्ट, और 3 व्हीलर सेगमेंट है, 2 व्हीलर सेगमेंट में है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोटिव का इसका, और जितना कॉमर्शियल है उसमें ज़्यादा दिखा नहीं यहाँ पे। और आगे आप लोग देखोगे कि ई रिक्शा, फिर होम, जो कि आपका आप लोग बोल बोल सकते हो कि इन्वर्टर का जो काम करता है, फिर इन्वर्टर बैटरीज भी अलग सेगमेंट में है। फिर अब अभी दूसरा जो है जेनसेट्स, ये सब जो नया सेगमेंट का बैटरी है, इसका मतलब है कि कंपनी जो एक्साइड इंडस्ट्री का बैटरी जो बनाती है, तो वहाँ पे आप लोग का फ्यूचर ओरिएंटेड है, यहाँ पे आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर कस्टमर की बात किया जाए, रेगुलर कस्टमर की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर असेंबली तक, जब भी असेंबली होता है उसमें बैटरी फिट हो गया आता है, जैसे कि आप लोग को पता है। और अच्छा खासा कंपनी, रिनाउंड कंपनी इसका कस्टमर्स है। अगर 4 व्हीलर सेगमेंट में देखा जाए, तो 2 व्हीलर सेगमेंट में भी देखा जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। और 2 व्हीलर सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत अच्छा से BMW से लेकर हीरो तक, जो कि हम लोग का इंडिया का
एक शान है। तो वहाँ तक हर एक कस्टमर इसका प्रीमियम कस्टमर है। उस प्रीमियम कस्टमर के हिसाब से आप लोग सोच सकते हो कि आगे के टाइम पे जब भी आप लोग का ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आएगा तो कितना ज़्यादा उछाल एक्साइड इंडस्ट्री में आ सकता है। करेक्ट। तो ये मैं आपको बताने वाला था। और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल के मामले में आप लोग को रेलवेज हो गया, टेलीकॉम हो गया, सोलर हो गया, अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो सोलर सेगमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा पकड़ है। बिकॉज कहीं पे जब भी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्टोरेज तो चाहिए। तो वो स्टोरेज जो बैटरी होता है वो एक्साइड इंडस्ट्रीज से ही होता है, राइट। और बाकी पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फिर इंडस्ट्रियल यूपीएस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका आप लोग बोल सकते हो कि एक्सप्लोजर है। और यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर के हिसाब से बात किया जाए तो टाटा स्टील से लेकर लॉसन एंड टोब्रो गोदरेज तक, और यहाँ पे पीएसयू सेक्टर जैसे कि आपका हो गया भेल, एनटीपीसी भी इसका कस्टमर है। और यहाँ पे एमएनसी कस्टमर की बात किया जाए तो आप लोग एबीबी, मित्सुबिशी, स्नाइडर, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पे कस्टमर पकड़ है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग पता चल जाएगा कि ये कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है। अगर कोई कहीं पे भी चेंज होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन होता है तो दूसरा कुछ सेक्टर अगर चढ़ता है तभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे पकड़ है अच्छा खासा, राइट। और यहाँ पे मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूँ तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मिड कैप कंपनी दिख जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आरओसी आप लोग को दिखेगा 17, राइट। और यहाँ पे पीयर्स कंपैरिजन अगर आप लोग करोगे, सॉरी मैं इसको बैक कर रहा हूँ एक बार, तो यहाँ पे अगर आप लोग पीयर्स कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज का 22.06 दिख जाएगा, करेक्ट। और उसी हिसाब से बैटरी के हिसाब से बात किया जाए उसका जो कंपिटिटर है अमर राजा बैटरी, दैट इज 26.39%। मतलब अमर राजा बैटरी ऑन एन एवरेज लास्ट 5 साल में ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाया हुआ है इन कंपैरिजन टू एक्साइड इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसका पी की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो अमर राजा बैटरी थोड़ा आप लोग को सस्ता वैल्यूएशन में दिखेगा। तो इसी हफ्ता हम लोग अमर राजा बैटरी का भी एक अच्छा खासा एनालिसिस करेंगे सो दैट आपको उसके ऊपर भी कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से सही से मिल सके, राइट। और यहाँ पे अगर बाकी का जो चीज़ आप लोग देख के बात करोगे तो यहाँ आपको डेट दिखेगा 196 करोड़ का। तो 196 करोड़ इन कंपैरिजन तो 13,000 करोड़ इज़ नॉट मच, राइट। ज़्यादा इसमें डेट नहीं है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है 0.03। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.03 है, तो उसमें अगर आप लोग बात करोगे तो आरओई देख सकते हो बिकॉज डेट ज़्यादा नहीं है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो होता है वो निकल कर आता है 12.3%, जो कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात किया जाए 3 साल का भी आप लोग को पॉजिटिव दिख जाएगा, वो भी 4 डिजिट में। और यहाँ पे 5 साल का भी दिख जाएगा फ्री कैश फ्लो, वो भी 4 डिजिट में, जो कि पॉजिटिव है, करेक्ट। और प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट। और यहाँ पे मार्च 2020 में थोड़ा सा घटा हुआ था, जो कि मार्च 2019 में 846 करोड़ से सीधा 777 करोड़ आ चुका था। ये क्यों, आप लोग को रीजन ऑलरेडी पता है, क्या पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था और क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आया हुआ था, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी को रख के हम लोग अच्छा खासा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो में आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात किया जाए तो सबसे पहले 5813 हम लोग को प्रैक्टिस के हिसाब से, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा गिरावट दिखाने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, राइट। और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन इसका जो ब्रेकआउट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो सकता है, थोड़ा सा, और ज़्यादा तो नहीं हो सकता बिकॉज इसका जो डाउनफॉल है उतना ज़्यादा है नहीं, उतना ज़्यादा रिस्क यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में। अगर 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन अभी अभी शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक छोटा सा रेंज के अंदर ये रेंज बाउंड रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं बता सकता हूँ कि ये लगभग आप लोग का 2 से 3 महीना तक अच्छा खासा यहाँ पे आप लोग का कंसोलिडेशन के बाद जो उछाल रहेगा वो काफ़ी बहुत बड़ा उछाल होने वाला है आगे के टाइम पे, करेक्ट। और यहाँ पे मैं अगर मल्टीपैगर हिसाब से बात करूँ, मल्टीपैगर पैटर्न के हिसाब से, तो आप लोग को दिखेगा एक 45 डिग्री स्लोप। और यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल अच्छा खासा बना हुआ 3 बार, और उसमें से भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ आप लोग को नज़र आएगा। और उस हिसाब से यहाँ पे जो रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है उतना ज़्यादा रिलायबल तो नहीं है, बट जब तक ये यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए फर्दर। आप लोग अगर देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस के तरफ से, तो ये इसको अगर जब भी क्रॉसओवर करेगा तो आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, मतलब 4 गुना 5 गुना टाइप का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 गुना तक आप लोग ऑल द लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 3 से 5 साल का रिटर्न में आपको से बात कर रहा हूँ,
करेक्ट। और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस सबसे रिलायबल पैटर्न जो होता है हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उस हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग आप लोग को दिखा होगा, राइट। तो ये वाला गैप अप ओपनिंग लगभग भर गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार 161 लेवल को टच कर सकता है, फिर वापस अपने अपने जगह में आराम से आ जाएगा और उछाल दिखाने के लिए कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था उसको ऑलरेडी ये सब भर चुका है, यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल आगे इसको भर चुका है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक बार इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके, तो इसका जो टॉप है, इसका टॉप से मैं अगर इसका बॉटम को कनेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे जो रेंज है ये वाला जो हो गया आप लोग का 156 158 जो हो गया, 158 लेवल का एक बार शॉर्ट टर्म में टच करके फिर वापस ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर सकता है। और बाकी जो रेजिस्टेंस जो बनता है, सॉरी ये जो सपोर्ट बन रहा है दैट इज़ 155। तो ये एक अहम लेवल है, यहाँ पे जब भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट होगा, ये जैसे कि हम लोग को 5813 में ऑलरेडी पता कर चुके हैं हम लोग, राइट। और यहाँ पे डाइवर्जेंस के हिसाब से बात किया जाए, यहाँ पे छोटा सा एक डाइवर्जेंस बना हुआ था, यहाँ पे लोअर लो बना हुआ था, यहाँ पे हायर लो बना हुआ था, जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है और इसको ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुका है। तो आज सच यहाँ पे अभी के लिए कोई डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है। और निफ्टी के साथ कोरिलेशन की बात किया जाए तो दैट इज़ 0.46। कभी भी आप लोग निफ्टी के, कभी भी आप लोग एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस करते हो तो इंडिविजुअल बेसिस में करना, उतना ज़्यादा निफ्टी के साथ रिलेट मत करना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉकेस्टिक आरएसआई की, तो यहाँ पे कोई भी अभी तक उतना ज़्यादा सेलिंग या बाइंग का सिग्नल नहीं मिला हुआ है, बट स्टिल ये एक ओवरबॉट जोन में आ रहा है इन द केस ऑफ द 1 डे। अगर 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो लगभग ये जो रेंज है इसी रेंज के अंदर ही है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो ये एक अच्छा खासा आप लोग बोल सकते हो ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे और एक क्लैरिटी मिल गया हम लोग को कि हम लोग को ये जब भी ओवर सोल्ड जोन में आए तब तक के लिए हम लोग को वेट करना है, वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो जाए तब भी अच्छा खासा आप लोग का इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ पे डालते हो एक्साइड इंडस्ट्रीज में, तो लॉन्ग टर्म बेसिस में या शॉर्ट टर्म बेसिस में आप लोग को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, छोटा सा रिस्क लेके, करेक्ट। तो ये था आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा हम मेरे को एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सो दैट हम लोग का हौसला भी बना रहता है। और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।